हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रेप विद आदर्स। आज हम कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे साइंस के, जो कि एनडीए और सीडीएस एग्जाम्स में पूछे गए हैं और आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे फ्यूचर एग्जामिनेशंस में। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट बायोगैस इज नॉट करेक्ट। पहला ऑप्शन है, इट इज़ मेनली कंपोज्ड ऑफ मीथेन गैस। ये मेनली कंपोज होती है मीथेन गैस की, जो कि सही है। 50 से 75% जो हिस्सा होता है वो मीथेन का होता है। सेकेंड ऑप्शन है, इट इज़ अ नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, जो कि गलत स्टेटमेंट है और हमको यही बताना है कि कौन सा गलत स्टेटमेंट है। तो आंसर हमारा बी हो जाएगा। अब क्यों गलत है ये? क्योंकि बायोगैस जो होता है वो रिन्यूएबल एनर्जी का सोर्स होता है, मतलब उसे हम बार बार प्रोड्यूस कर सकते हैं, बार बार बना सकते हैं। किसकी हेल्प से? काऊ डंग की हेल्प से। जब हम काऊ डंग को एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में डिकम्पोज करते हैं तो बायोगैस प्रोड्यूस होती है। और ये बायोगैस कैसी होती है? जो कि बिना स्मोक के और बिना किसी रेसिड्यू के जलती है, जैसे कि एलपीजी गैस हमारी। ठीक है, तो ए, सी और डी ऑप्शन सही है। बी ऑप्शन हमारा इनकरेक्ट है, जो कि करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कॉन्वेक्स लेंस हैज अ फोकल लेंथ ऑफ 15 सेंटीमीटर। एट व्हाट डिस्टेंस शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ द लेंस टू गेट अ रियल इमेज ऑफ द सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। आपको कॉन्वेक्स लेंस गिवन है जिसका फोकल लेंथ आपको 15 सेंटीमीटर दे रखा है। अब आपसे क्वेश्चन ये बोल रहा है कि ऑब्जेक्ट को कहां पर प्लेस किया जाए ताकि इसकी जो इमेज बने वो रियल इमेज बने और सेम साइज की इमेज हो ऑब्जेक्ट से। ठीक है, तो इसका बहुत फेमस केस होता है कॉन्वेक्स लेंस का, कि जब भी हम अपनी इमेज को जब भी हम अपने ऑब्जेक्ट को 2f1 पर रखते हैं तो हमको इमेज कहाँ मिलती है? 2f2 पर। जब सेकंड फोकस पर रखते हैं तो सेकंड फोकस पर इमेज भी मिलती है। ठीक है, तो ये कॉन्वेक्स लेंस का बहुत फेमस केस है। तो इसका मतलब अगर फोकल लेंथ इसकी 15 सेंटीमीटर है और अगर हमको इमेज अपनी 2f2 पर चाहिए तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें ऑब्जेक्ट को 2f1 पर रखना पड़ेगा, जिसकी डिस्टेंस होगी 15 सेंटीमीटर से दोगुनी, मतलब 30 सेंटीमीटर, है ना। 15 का दोगुना कितना होगा? 30 सेंटीमीटर। मतलब हमको अपनी ऑब्जेक्ट कहाँ रखना पड़ेगा? 2f1 पर, जो कि है 30 सेंटीमीटर। तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द ट्विंकलिंग ऑफ अ स्टार इज ड्यू टू। ऑप्शन है हमारे, एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन ऑफ स्टार लाइट, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन ऑफ स्टार लाइट, या फिर कॉन्टिन्यूस चेंज इन द पोजीशन ऑफ स्टार, या डी ऑप्शन है ऑसिलेशन ऑफ स्टार लाइट। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो बी ऑप्शन होगा, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन ऑफ स्टार लाइट। अब ऐसा क्यों होता है? रिफ्रैक्शन से क्यों होता है? क्योंकि जब स्टार लाइट हमारे एटमॉस्फेयर में इंटर करती है तो हमारे अर्थ का एटमॉस्फेयर डिफरेंट लेयर्स में बटा हुआ है। तो डिफरेंट लेयर्स का डिफरेंट टेम्परेचर और डिफरेंट डेंसिटीज होती है, जिसके कारण मीडियम में चेंज आता है। इस कारण से रिफ्रैक्शन होता है लाइट का, जिस वजह से क्या होता है कि जो स्टार है वो थोड़ा उसकी ब्राइटनेस हमको चेंज दिखती है और उसकी पोजीशन चेंज दिखती है, जिसके कारण हम ट्विंकलिंग ऑब्जर्व करते हैं। तो ये होता है पूरा कंसेप्ट ट्विंकलिंग ऑफ स्टार का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एन ऑब्जेक्ट वेट्स 9 न्यूटन ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। एक ऑब्जेक्ट है जिसका वेट जो है अर्थ पर 9 न्यूटन है। व्हाट वुड बी इट्स वेट व्हेन मेजर्ड ऑन द सरफेस ऑफ अ प्लैनेट वेयर द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज 9 टाइम्स दैट ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। मतलब बोला, अगर किसी दूसरे प्लैनेट पर हम उस ऑब्जेक्ट का वेट करें जिसकी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9 टाइम्स है अर्थ की एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से, तो उसका वेट क्या होगा? तो किसी भी चीज का हम वेट कैसे निकालते हैं? जैसे अगर मैं मान लो उस ऑब्जेक्ट का वेट अर्थ पर निकाल रहा हूं तो कैसे निकालूंगा? तो WE मतलब वेट ऑफ दैट ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ इज इक्वल टू क्या होगा? मास, उस ऑब्जेक्ट का मास m इनटू में g, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ अर्थ। ठीक है, अर्थ की ही रखेंगे, जिस प्लैनेट पे निकाल रहे हैं उसकी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो ये क्या हो जाएगा? WE की वैल्यू क्या हो जाएगी? m इंटू में GE, मतलब मास इंटू में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ अर्थ। तो ये तो हमको ऑलरेडी गिवन है 9 न्यूटन, है ना। WE जो है वो हमको ऑलरेडी गिवन है 9 न्यूटन। ठीक है, तो ये इक्वेशन हमारे पास तैयार हो गई, इक्वेशन नंबर 1 नाम दे रहे हैं। फिर नेक्स्ट, अगर हमें उसका वेट दूसरे ऑब्जेक्ट पे निकालना है, दूसरे प्लेनेट पे निकालना है, तो उसको हम W0 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वेट ऑफ दैट ऑब्जेक्ट ऑन अनदर प्लेनेट। तो वो क्या होगा? मास m, भाई मास तो चेंज नहीं होगा, अर्थ पर जो मास है वो वही मास उस प्लेनेट पर भी होगा, इनटू में g ऑफ दैट प्लेनेट, जिसको G0 बोल दे रहे हैं। ठीक है, उस प्लेनेट की एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अलग है। ठीक है, अब W0 किसके इक्वल हो जाएगा? m इंटू में G0। अब G0 क्या है? G0 9 टाइम्स है GE के, है ना।
भाई वही तो बोल रहा है कि जो दूसरा प्लैनेट है उसका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अर्थ के एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से 9 टाइम्स है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, जी नॉट की वैल्यू यहाँ रख देंगे 9 GE, ठीक है। अब यहाँ 9 कॉमन ले लेंगे, ब्रैकेट में आ जाएगा m इंटू में GE, ठीक है, W नॉट। अब क्या हो जाएगा 9 इंटू में m इंटू GE, इक्वेशन फर्स्ट से हम इसकी वैल्यू रख देंगे विच इज WE, और W की E की वैल्यू हमको 9 दे रखी है, तो 9 इंटू में 9 हो जाएगा। तो जो W नॉट आएगा वो 81 न्यूटन्स का आएगा, ठीक है। तो 81 न्यूटन हो जाएगा उसका वेट उस ऑब्जेक्ट का। अब ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन में तो हमें 81 न्यूटन्स नहीं दे रखा, बट सी ऑप्शन को ध्यान से देखो तो उसमें दे रखा है द वेट वुड बिकम 9 टाइम्स। तो यही हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि वेट जो है उसका 9 टाइम्स बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि हम ग्रेविटी को 9 टाइम्स इंक्रीज कर रहे हैं। तो यही इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जिसमें लिस्ट 1 में हमको ब्लड वेसल्स दे रखी हैं एंड लिस्ट 2 में हमको उनके फंक्शंस दे रखे हैं जिनको हमें आपस में मैच कराना है। तो अगर मैं इस क्वेश्चन को एलिमिनेशन मेथड से करूं तो मैं सबसे इजी ऑप्शन पकड़ूंगा जो कि है कैपिलरीज। तो कैपिलरीज का फंक्शन क्या होता है कि कैपिलरीज वो ब्लड वेसल्स होती हैं जो कि कनेक्शन प्रोवाइड करती हैं आर्टरीज एंड वेन के बीच का। तो इस हिसाब से बी का थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। तो बी का थर्ड किस किस ऑप्शन में है, ए एंड डी ऑप्शन में है। मतलब बी और सी तो ऐसे ही गलत हो गए, तो मतलब ए एंड डी में से कोई एक ऑप्शन सही होगा। तो अब सी ऑप्शन को देखोगे अगर कोरोनरी आर्टरी, तो दोनों में है सेकंड ही दे रखा है, मतलब कैरीज ब्लड टू हार्ट मसल। तो इसका करने का कोई फायदा नहीं है, तो हम ए और डी में से कोई एक चेक कर लेंगे, पल्मोनरी आर्टरी या पल्मोनरी वेन। तो पल्मोनरी आर्टरी केवल एक ऐसी आर्टरी होती है बॉडी में जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट के राइट वेंट्रिकल से लंग्स तक लेके जाती है। मतलब राइट वेंट्रिकल ऑफ हार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स तक लेके जाती है ताकि वो जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो ऑक्सीजनेटेड हो सके एक्सचेंज ऑफ गैसेस प्रोसेस के थ्रू, और फिर जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा वो पल्मोनरी वेन के थ्रू लंग्स से हार्ट के लेफ्ट एट्रियम में आ जाएगा और वहां से वो लेफ्ट वेंट्रिकल में जाकर के ऑर्टा से पंप हो जाएगा। हार्ट जो है वो पंप कर देगा बॉडी में। तो ये प्रोसेस होता है पूरा हार्ट का। तो इस हिसाब से जो हमारा ऑप्शन होगा वो ए ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि पल्मोनरी आर्टरी का काम क्या होता है, कैरीज ब्लड फ्रॉम हार्ट टू लंग्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है द डिजीज रैकेट्स डेवलप इन द चिल्ड्रन ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ। मतलब जो डिजीज रैकेट्स है वो ज़्यादातर बच्चों में हो जाती है किस विटामिन की कमी के कारण। तो इसका सीधा आंसर जाएगा बी ऑप्शन, विटामिन डी की डिफिशियंसी के कारण बच्चों में रैकेट्स देखने को मिलता है। अब इस बीमारी का रीज़न क्या होता है कि जब भी बॉडी में विटामिन डी कम होता है तो कुछ अदर मिनरल्स जैसे कि कैल्शियम, फास्फोरस बॉडी में अच्छे तरीके से एब्जॉर्ब नहीं हो पाते, जिसके कारण हमारी बोन हेल्थ कम रह जाती है, सॉफ्ट बोन्स हो जाती हैं, वीक हो जाती हैं बोन्स। तो इसका आंसर जो है विटामिन डी जाएगा। विटामिन डी का जो केमिकल नेम होता है वो होता है कोलेकैल्सिफेरॉल। और अदर विटामिन की बात करें जैसे कि विटामिन सी हो गया, तो विटामिन सी की डेफिशिएंसी के कारण स्कर्वी डिजीज हो जाती है जिसमें ब्लीडिंग गम्स देखने को मिलते हैं। विटामिन सी का केमिकल नेम क्या होगा, एस्कॉर्बिक एसिड। फिर विटामिन ए की डिफिशियंसी के कारण नाइट ब्लाइंडनेस हो जाती है। विटामिन ए का जो केमिकल नेम होता है वो रेटिनॉल होता है। फिर विटामिन बी की कमी से हमको बेरी डिजीज हो जाती है। और स्पेसिफिक जाए तो विटामिन बी1 की कमी से हो जाता है जिसका केमिकल नेम होता है थायामीन। ओके, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द सेल मेम्ब्रेन। मतलब सेल मेम्ब्रेन के बारे में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। पहला ऑप्शन है इट इज़ मेड अप ऑफ सेलुलोज। तो ये स्टेटमेंट एकदम गलत है। सेल मेम्ब्रेन जो होती है वो सेलुलोज से नहीं बनी होती, सेल वॉल जो है वो सेलुलोज से बनी होती है प्लांट्स के अंदर। तो पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। बी स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, इट इज़ अ परमेबल स्ट्रक्चर फॉर ऑल सब्सटेंसेज। ये स्टेटमेंट भी गलत है। क्यों? क्योंकि जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो सेमी परमेबल होती है, वो कुछ ही चीज़ों को अलाउ करती है सेल के अंदर जाने के लिए, तो वो सेमी परमेबल होती है ना कि परमेबल होती है। तो बी ऑप्शन भी गलत हो गया। सी ऑप्शन अगर देखें, इट इज़ फ्लेक्सिबल एंड इनेबल्स द सेल टू इंगल्फ मैनी मटेरियल्स। तो ये स्टेटमेंट एकदम करेक्ट जाएगा, क्योंकि सेल मेम्ब्रेन जो होती है वो काफ़ी फ्लेक्सिबल होती है और बहुत सारे मटेरियल्स को इन एंड आउट करती है सेल के अंदर। ओके,
फिर डी ऑप्शन भी आपका गलत ही है, क्योंकि ये बोल रहा है कि इट डज नॉट अलाउ डिफ्यूजन ऑफ गैसेस लाइक ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि एकदम गलत है। सेल मेम्ब्रेन के थ्रू बहुत ही इजीली डिफ्यूजन हो सकता है ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड का, ऐसा नहीं है कि डिफ्यूजन नहीं होता। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो बी ऑप्शन, सॉरी सी ऑप्शन होगा। इट इज फ्लेक्सिबल एंड इनेबल्स द सेल टू इंगल्फ मेनी मटेरियल्स। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सपोज ड्यू टू एन एक्सीडेंट द डेलिकेट लाइनिंग ऑफ द माउथ एंड द ओइसोफेगस ऑफ अ पर्सन इज इंजर्ड, इन दिस केस विच वन ऑफ द फॉलोइंग टिश्यू विल बी अफेक्टेड। मतलब अगर किसी एक्सीडेंट में लाइनिंग ऑफ माउथ और ओइसोफेगस फूड पाइप किसी पर्सन का इंजर्ड हो रहा है, तो इन सारे ऑप्शंस में से कौन सा टिश्यू अफेक्ट होगा। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि ये दोनों चीज़ें किन टिश्यू की मिलकर बनी होती हैं। तो अगर ऑप्शंस देखें तो स्मूथ मसल, क्यूबाइडियल एपिथेलियम, स्क्वैमस एपिथेलियम और स्ट्रेटेड मसल। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा स्क्वैमस एपिथेलियम। स्क्वैमस एपिथेलियम जो होता है उसके भी दो टाइप्स होते हैं। पहला टाइप होता है सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम और दूसरा टाइप होता है स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम। सिंगल स्क्वैमस एपिथेलियम में सिंगल लेयर्स ऑफ फैट सेल इन्वॉल्व होती हैं जो कि डिफ्यूजन एंड फिल्ट्रेशन को अलाउ करती हैं। इनसे मिलकर बने हुए ऑर्गन्स होते हैं जैसे लाइनिंग ऑफ लंग्स, ब्लड वेसल्स, किडनी के ग्लोमेरुली, ठीक है। और जो नेक्स्ट टाइप है इसका स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम, वो मल्टीपल लेयर्स ऑफ फैट सेल्स से मिलकर बना होता है, जिसका मेन काम होता है प्रोटेक्शन करना, मतलब प्रोटेक्टिव इन फंक्शन होता है। और एग्जाम्पल के तौर पर लाइनिंग ऑफ माउथ, ओइसोफेगस, स्किन, वजाइना, ये सारी ऑर्गन्स इस टिश्यू के मिलकर बने होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट। मतलब इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। तो अगर ए ऑप्शन देखिए, एन इलेक्ट्रिक मोटर कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी, तो ये ऑप्शन तो बिल्कुल सही है, क्योंकि इलेक्ट्रिक मोटर क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में ही तो कन्वर्ट करता है। एक इलेक्ट्रिक मोटर का तो फंक्शन ही होता है ना। तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। बी ऑप्शन पे देखें तो एन इलेक्ट्रिक जनरेटर्स वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ये भी एकदम सही है ऑप्शन, क्योंकि 10th में हम लोग ने पढ़ लिया था कि इलेक्ट्रिक जनरेटर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पर काम करता है। फिर सी ऑप्शन बोल रहा है कि द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ अ लॉन्ग सर्कुलर कॉइल कैरिंग करंट विल बी पैरेलल स्ट्रेट लाइंस। कह रहा है कि अगर कोई लॉन्ग सर्कुलर कॉइल है जिसमें करंट मतलब फ्लो हो रहा है, तो उसकी जो मैग्नेटिक फील्ड होगी सेंटर पर वो पैरेलल लाइंस होंगी, तो जो कि एकदम सही है। अगर आप इसका डायग्राम देखेंगे इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का, तो उसमें आपको ये क्लियर दिखेगा कि सेंटर पर जो उस सर्कुलर कॉइल की मैग्नेटिक फील्ड है वो नियरली पैरेलल स्ट्रेट लाइंस है, ठीक है। तो ये ऑप्शन भी उस हिसाब से सही हो जाता है। फिर डी ऑप्शन जो है, अ वायर विथ अ ग्रीन इंसुलेशन इज यूजली द लाइव वायर ऑफ एन इलेक्ट्रिक सप्लाई। तो बोल रहा है कि जो लाइव वायर होता है वो ग्रीन इंसुलेशन का होता है, मतलब ग्रीन कलर का होता है बेसिकली। तो ऐसा नहीं होता, लाइव वायर तो रेड कलर का यूज होता है ना घरों में। अगर हम लाइव वायर की बात करें जिसमें मेन करंट होता है वो रेड कलर का होता है, ना कि ग्रीन कलर का। ग्रीन कलर में हमको अर्थिंग देखने को मिलती है, अर्थिंग वायर जो होता है वो ग्रीन कलर का यूज होता है। अगर हम इलेक्ट्रिकल वायरिंग की बात करें तो उसमें लाइव वायर जो होता है रेड या फिर ब्राउन कलर का होगा। न्यूट्रल वायर यूजुअली हम ब्लैक या ब्लू यूज करते हैं, और अर्थ वायर जिसको ग्राउंडिंग वायर भी बोल देते हैं वो ग्रीन या फिर ग्रीन विथ येलो स्ट्रिप्स का होता है, मतलब ग्रीन होगा उसके ऊपर येलो स्ट्रिप्स पड़ी होंगी। तो ये इलेक्ट्रिकल वायरिंग में वायर्स यूज होते हैं, ठीक है। तो इस हिसाब से इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो डी ऑप्शन आएगा, क्योंकि डी ऑप्शन ही गलत है हमारा, ठीक है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, सेल वॉल इज नॉट प्रेजेंट इन सेल्स ऑफ, मतलब इनमें से किसमें सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती। तो अगर बात करें बैक्टीरिया की, तो बैक्टीरिया में सेल वॉल होती है जो कि पेप्टिडोग्लाइकन की बनी होती है और उसको म्यूरिन भी बोलते हैं। प्लांट्स में सेल वॉल होती है जो कि सेलुलोज से बनी होती है, और फंगाई में काइटिन की। तो हमारा आंसर जो होगा वो डी ऑप्शन होगा, ह्यूमंस। ह्यूमंस में हमारे पास सेल वॉल नहीं होती बट सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, ओके। तो जो करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का आएगा वो डी ऑप्शन जाएगा। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ स्टूडेंट वाज डूइंग एन एक्सपेरिमेंट ऑन इंक्रीजिंग द सेल डिवीजन अमंग प्लांट्स। शी आस्क्ड हर सुपरवाइजर टू सजेस्ट द स्पेसिफिक प्लांट हार्मोन फॉर द सेम। हैड यू बीन
हर सुपरवाइजर, अगर आप उसके सुपरवाइजर होते तो आप कौन सा प्लांट हार्मोन सजेस्ट करते जो कि प्लांट के अंदर सेल डिवीजन में हेल्प करता है? तो इसका सिंपल आंसर होता है साइटोकिनिन। ठीक है, साइटोकिनिन आर द प्लांट हार्मोन दैट प्रमोट सेल डिवीजंस स्पेशली इन रूट्स एंड शूट्स। मतलब रूट एंड शूट में जो सेल डिवीजन होगा वो साइटोकिनिन प्लांट हार्मोन प्रमोट करता है। ठीक है, तो इसलिए इसका आंसर सी ऑप्शन होगा। बात करते हैं अदर प्लांट हार्मोन की, तो उसमें आता है आपका एब्सिसिक एसिड। एब्सिसिक एसिड एक ग्रोथ इनहिबिटर है, मतलब समझ लो ये ग्रोथ को इनहिबिट करता है, डॉर्मेंसी को बढ़ावा देता है। ठीक है, और ये एक स्ट्रेस हार्मोन होता है। मतलब जब भी पेड़ स्ट्रेस में होता है, किस टाइप के स्ट्रेस, जैसे सूखा पड़ गया, पानी की कमी हो गया या टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, तो स्ट्रेस में अगर प्लांट होगा तो वो अपने ग्रोथ को रोक करके बची हुई एनर्जी को किस में लगाएगा? सर्वाइवल में लगाएगा। नेक्स्ट हार्मोन है गिब्रेलिंस। गिब्रेलिंस क्या करते हैं? ये सेल एलोंगेशन को प्रमोट करते हैं। ठीक है, सीड जर्मिनेशन में को हेल्प करते हैं, फ्लावरिंग को हेल्प करते हैं। ठीक है, बट सेल डिवीजन को हेल्प नहीं करते। नेक्स्ट हार्मोन है हमारा ऑक्सिन। ऑक्सिन भी क्या है? ग्रोथ को बढ़ावा देता है। ठीक है, हेल्प्स इन सेल एलोंगेशन एंड वर्क्स विद साइटोकिनिन इन सम केसेस। ठीक है, बट इज नॉट प्राइमरी हार्मोन फॉर सेल डिवीजन। ऑक्सिन भी सेल डिवीजन वाला हार्मोन नहीं है, बट हाँ ग्रोथ को, सेल एलोंगेशन को बढ़ावा देता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या होगा? सी होगा। स्पेसिफिक हार्मोन सेल डिवीजन के लिए साइटोकिनिन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच सेल ऑर्गेनेली हैव देयर ओन डीएनए एंड राइबोसोम्स। मतलब कौन से पेयर ऑफ ऑर्गेनेलीज के पास डीएनए एंड राइबोसोम्स दोनों ही मौजूद हैं? तो इसका आंसर होगा बी ऑप्शन, माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड्स। ये दो ऐसी सेल ऑर्गेनेलीज होती है जिनके पास खुद का डीएनए और खुद का राइबोसोम भी होता है। ठीक है, तो हम देख लेते हैं वो सेल ऑर्गेनेलीज जिनके पास खुद का डीएनए एंड राइबोसोम्स हैं। वो सेल ऑर्गेनेलीज में आ जाता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के पास खुद का डीएनए एंड राइबोसोम होगा। माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड इन दोनों के पास होगा। ठीक है, अब वैसी सेल ऑर्गेनेलीज जिनके पास डीएनए एंड राइबोसोम नहीं है खुद का, तो बाकी जो बच गए माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड्स को छोड़कर बाकी जो सेल ऑर्गेनेलीज बची वो इसमें आ जाएंगी, जैसे कि गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम्स, वैक्यूल। ठीक है, और एक सेल ऑर्गेनेली होती है जिसको बोलते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसके पास राइबोसोम्स होते हैं, बट इसके खुद के राइबोसोम नहीं होते, ये इसके सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा? माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ग्रोइंग ऑफ टू और मोर क्रॉप साइमल्टेनियसली ऑन द सेम फील्ड इन अ डेफिनेट पैटर्न इज नोन एज। तो हमारे पास चार ऑप्शन है, मिक्स्ड क्रॉपिंग, इंटर क्रॉपिंग, मिक्स्ड फार्मिंग एंड हाइब्रिड फार्मिंग। तो दो ऑप्शन इसमें में से एलिमिनेट हो जा रहे हैं, हाइब्रिड फार्मिंग और मिक्स्ड फार्मिंग। क्यों? हाइब्रिड फार्मिंग में क्या होता है? क्रॉस ब्रीडिंग होता है और हाइब्रिड सीड का इन्वॉल्वमेंट होता है। मिक्स्ड फार्मिंग क्या होता है? बेसिकली ये कॉम्बिनेशन होता है किसका क्रॉप प्रोडक्शन का और लाइव स्टॉक का किसी सेम फार्म से। तो डी और सी तो नहीं हो सकते, बचा ए और बी। तो मिक्स्ड क्रॉपिंग क्या होता है? मिक्स्ड क्रॉपिंग होता है ग्रोइंग टू और मोर क्रॉप्स ऑन द सेम लैंड विदाउट एनी स्पेसिफिक पैटर्न। तो यहां पर क्या, लेकिन क्वेश्चन में हमारे स्पेसिफिक पैटर्न बोला है, तो आंसर जो होगा वो इंटर क्रॉपिंग होगा। इंटर क्रॉपिंग में क्या करते हैं? दो या दो से ज्यादा क्रॉप्स को ग्रो कराते हैं एक ही फील्ड पे, एक किसी डेफिनेट पैटर्न में। मतलब रो पैटर्न फॉलो कर लो या कोई भी पैटर्न फॉलो कर लो, लेकिन पैटर्न क्या होगा? डेफिनेट होगा इंटर क्रॉपिंग में। तो आंसर इसका हो जाएगा बी ऑप्शन। ठीक है, और मिक्स्ड क्रॉपिंग में क्या होगा? कोई स्पेसिफिक पैटर्न नहीं होगा, किसी भी पैटर्न से हम लगाएंगे। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हेन वी हीट लेड नाइट्रेट इन अ बॉइलिंग ट्यूब वी ऑब्जर्व द इमिशन ऑफ ब्राउन फ्यूम्स, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द ब्राउन गैस। मतलब जब हम लेड नाइट्रेट को हीट करते हैं तब हमको कोई ब्राउन गैस मिलती है, वो ब्राउन गैस कौन सी है? तो इसका कंप्लीट रिएक्शन आपको मिल जाएगा एनसीईआरटी में। कंप्लीट रिएक्शन होता है कि जब हम लेड नाइट्रेट को हीट करते हैं तो हमको मिलता है लेड ऑक्साइड, साथ में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन। और ये जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2 गैस होती है, यही ब्राउन गैस होती है या ब्राउन फ्यूम्स होती है। तो इसका आंसर क्या होगा? डी ऑप्शन, NO2। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस डू सिल्वर आर्टिकल्स रिएक्ट विथ दैट मेक्स द सिल्वर आर्टिकल ब्लैक। मतलब इनमें से कौन से सब्सटेंस से सिल्वर रिएक्ट करेगा? तो सिल्वर जो है वो सल्फर से रिएक्ट करता है और बाकी के ऑप्शंस नहीं होंगे, जैसे ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और फास्फोरस। इसमें गलत है। क्यों? क्योंकि इससे रिएक्शन ही नहीं होता सिल्वर का रिएक्शन सल्फर से होगा। और रिएक्शन क्या होगा? Ag प्लस H2S गिव्स आउट Ag2S प्लस H2। मतलब सिल्वर जो है एयर में मौजूद हाइड्रोजन सल्फाइड गैस से रिएक्ट करेगा और क्या बनाएगा? सिल्वर सल्फाइड बनाएगा और हाइड्रोजन गैस लिबरेट करेगा। ठीक है, तो यही इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अ सॉल्यूशन कंटेन्स 20 ग्राम ऑफ सॉल्यूट इन 180 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। मतलब हमको मास ऑफ सॉल्यूट दे रखा है 20 ग्राम और मास ऑफ सॉल्वेंट दे रखा है 180 ग्राम। हमसे पूछा है इफ सॉल्वेंट इज वाटर, अगर वाटर सॉल्वेंट है तो आप कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन बताइए, जो कि किसके टर्म में होगा, मास बाई मास परसेंटेज के। तो मास बाई मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन का फॉर्मूला क्या होता है, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू में 100। तो मास बाय मास परसेंटेज क्या निकल के आ जाएगा, मास ऑफ सॉल्यूट रखेंगे 20 अपॉन में मास ऑफ सॉल्यूशन क्या हो जाएगा 20 प्लस में 180, जो कि हो जाएगा 200 ग्राम। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, 0 से 0 कैंसिल करेंगे तो हमारा कैलकुलेट करने पे आ जाएगा 10%। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स इज अ नॉन मेटल बट इज लश्चरस। मतलब कौन सा ऐसा नॉन मेटल है जो कि लश्चरस है। तो बी और सी तो ऐसे ही एलिमिनेट हो जा रहे हैं, सिलिकॉन और जर्मेनियम ये दोनों मेटलाइड्स हैं। बचा कार्बन, कार्बन जो होता है ये शाइनी नहीं होता, लश्चरस नहीं होता, नॉन मेटल तो होता है। तो आंसर जो इसका जाएगा वो डी ऑप्शन जाएगा, आयोडीन। आयोडीन एक वायलेट ग्रे कलर में सॉलिड फॉर्म में पाया जाता है, जो कि शाइनी होता है और लश्चर प्रॉपर्टी शो करता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वी आर गिवन 3 कॉपर वायर्स ऑफ डिफरेंट लेंथ्स एंड डिफरेंट एरियाज ऑफ क्रॉस सेक्शन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वुड हैव हाईएस्ट रेजिस्टिविटी। तो आपको डिफरेंट कॉपर वायर की लेंथ दे रखी है और डायमीटर दे रखे हैं, आपको बताना है कि रेजिस्टिविटी किसकी ज़्यादा होगी। तो रेजिस्टिविटी क्या होता है, रेजिस्टिविटी इज अ मटेरियल प्रॉपर्टी नॉट डिपेंडेंट ऑन द डायमेंशंस ऑफ द वायर। मतलब रेजिस्टिविटी किसी भी मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है, अगर हम मटेरियल को चेंज करेंगे तब रेजिस्टिविटी चेंज होगी। रेजिस्टिविटी जो है वो इंडिपेंडेंट होती है किसी भी वायर के लेंथ या फिर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से। तो इसका मतलब ये होगा कि कॉपर वायर सब में, देखो ए ऑप्शन में भी कॉपर वायर है, बी में भी और सी में भी, तो सब में ही कॉपर वायर है। भले ही सब लेंथ और डायमीटर अलग अलग हैं, लेकिन बात एक ही मटेरियल की हो रही है, इसलिए रेजिस्टिविटी जो होगी वो सेम रहेगी थ्रू आउट दी ऑप्शंस। ठीक है, तो मतलब हमारा डी ऑप्शन सही होगा, ऑल द वायर्स वुड हैव सेम रेजिस्टिविटी। ओके, रेजिस्टेंस चेंज होगा, रेजिस्टेंस डिपेंड करता है लेंथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पर जो हमारा रो होता है रेजिस्टिविटी वो डिपेंड नहीं करता है, वो कांस्टेंट होता है किसी भी गिवन मटेरियल के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट फिजन इज करेक्ट। पहला स्टेटमेंट है, इट इज रिलेटेड विद द क्रिएशन ऑफ न्यू इंडिविजुअल बाय मींस ऑफ सेल डिवीजन इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, क्यों, क्योंकि फिजन मतलब होता है सेल डिवीजन की हेल्प से हम एक चीज को मल्टीपल ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट कर पाए, तो ये सही है। दूसरा स्टेटमेंट, इट इज रिलेटेड विद द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ हैवियर न्यूक्लियाई इनटू स्मॉलर न्यूक्लियाई। ये भी सही है कि एक बड़े न्यूक्लियस से दो या दो से ज्यादा छोटे न्यूक्लियस बनना, तो ये भी स्टेटमेंट सही है। तीसरा स्टेटमेंट इनका गलत है, इट इज रिलेटेड विद द क्रिएशन ऑफ अ हैवियर न्यूक्लियाई बाय मींस ऑफ कंबाइनिंग 2 हायर न्यूक्लियाई, तो ये ऑप्शन गलत है। तो इसका आंसर जो होगा वो होगा सी ऑप्शन 1 and 2 ओनली।